नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी आई है पंकज सुबीर की एक कहानी के साथ और कहानी का शीर्षक है चाबी। हम जानते हैं पंकज सुबीर हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं और उन्होंने कुछ गज़लें भी लिखी हैं। अभी तो तुम इश्क में हो, यही तो इश्क है, और यात्रा संस्मरण भी, यायावर है, आवारा हैं, बंजारे हैं। उन्हें कथा यूके अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला हुआ है। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान से भी सम्मानित हैं और भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से भी। तो आइए सुनते हैं पंकज सुबीर की कहानी चाबी। और इस कहानी को सुनकर के आप लोगों ने पिछली बार भी नहीं बताया मुझे कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी है, तो बता देते बहुत अच्छी, लेकिन मैं आप लोगों से उससे ज़्यादा की उम्मीद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोग विश्लेषण करेंगे। तो पढ़ते हैं चाबी। सीमा जी नहीं है क्या? रश्मि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने हाथ में ब्रीफकेस थामे लगभग 40-45 साल का एक आदमी खड़ा था। रश्मि को देखकर उस आदमी के चेहरे पर कुछ उलझन, कुछ प्रश्न भरे भाव उभरे और उसी भाव में उस आदमी ने रश्मि से प्रश्न किया, सीमा जी नहीं है क्या? जी वो बाथरूम में है, कुछ काम है आपको? रश्मि ने उत्तर भी दिया और प्रश्न भी किया। नहीं, कुछ खास काम नहीं है, बस आप ये चाबी उनको दे दीजिएगा। उस आदमी ने एक चाबी का गुच्छा रश्मि की ओर बढ़ाते हुए कहा। कुछ उलझन भरे अंदाज में रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चाबी ले ली। उनको पता है, सीमा जी को, मैं रोज अपनी चाबी यहीं छोड़कर जाता हूँ। बता दीजिएगा कि पड़ोस के सुधाकर राव चाबी दे गए हैं। उस आदमी ने रश्मि की उलझन में देखा तो बोला, और बता दीजिएगा कि आज बच्चों को शायद स्कूल से आने में देर हो जाएगी। स्पोर्ट्स वगैरह है कुछ स्कूल में, देर कर लेंगे थोड़ा सा। जी, रश्मि अभी भी उलझन में थी। वो आदमी मुड़ा और मुड़कर सीढ़ियां उतर गया। रश्मि उस आदमी को जाते हुए देखती रही। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो रश्मि दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। रश्मि यहाँ इंदौर कोई परीक्षा देने आई है। ये उसकी सहेली दीप्ति के भाई का घर है जहाँ वो ठहरी हुई है। कौन था रश्मि? सीमा ने बाथरूम से निकलते हुए पूछा। कोई चाबी देने आए थे, कह रहे थे आपको पता है। रश्मि ने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को हवा में हिलाते हुए उत्तर दिया। अच्छा, वो बाजू वाले सुधाकर होंगे, यहाँ टीवी के पास रख दो। सीमा का स्वर कुछ गहरा हो गया। और हाँ, वो कह रहे थे कि आज बच्चे स्कूल से देर से आएंगे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह है स्कूल में। रश्मि ने टीवी के पास चाबी को रखते हुए कहा। ठीक है, ठीक है। सीमा का स्वर अभी भी असहज है। ये रोज रख के जाते हैं क्या चाबी? रश्मि ने प्रश्न किया। हाँ, तुम नहा लो, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। सीमा ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। रश्मि जब तक नहा कर निकली तब तक सीमा नाश्ता बना चुकी थी। आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा सब। रश्मि को निकलते देखा तो सीमा ने कहा। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि सीमा का मोबाइल बजा। हाँ भाई साहब, चाबी मिल गई है। रश्मि ने बता दिया है मुझे कि आज बच्चे देर से आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं भी नहीं जा रही। हाँ, दिन भर घर ही पर हूँ। जी, जब भी वो आएंगे चाबी दे दूंगी मैं। सीमा ने कुछ मीठे स्वर में कहा। हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
अगर आपको देर होगी तो भी मैं उन्हें कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करा दूंगी, चिंता मत कीजिए आप बिल्कुल भी। सीमा ने एक बार फिर किसी बात के उत्तर में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही चाबी देने वाले थे क्या? रश्मि ने पूछा। हाँ वही थे, सीमा ने उत्तर दिया। कर लो कुछ दिन और कर लो दूसरों के बच्चे की केयर, जब तक अपने नहीं हो जाते हैं तुम्हारे। रश्मि ने शरारत से मुस्कुराते हुए ठिठोली की। अरे तुमने जलेबियां तो बिल्कुल ही नहीं ली हैं, यहाँ की फेमस जलेबियां हैं ये। सीमा ने बात को पलटकर दीप्ति की प्लेट में जलेबियां रखते हुए कहा। ये पड़ोस में ही रहते हैं? रश्मि ने जलेबी कुतरते हुए पूछा। वही यही? हाँ ये उस तरफ का घर उनका ही है। अच्छा बताओ तुम खाने में क्या खाओगी? मेरी तो इच्छा है कि आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी का लंच किया जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? सीमा ने बात को एक बार फिर से पलट दिया। ओह गुड चॉइस, रश्मि ने ललक कर कहा। चलो ठीक है, तुम नाश्ते के बाद जाकर पढ़ना, मैं जरा कुछ घर की हालत ठीक कर लूं और फिर लंच की तैयारी भी, सीमा ने कहा। नाश्ते के बाद दोपहर तक रश्मि पढ़ाई करती रही, लेकिन उसने देखा कि भाभी का मोबाइल हर घंटे आधे घंटे में बज उठता है। हर बार उसी पड़ोसी का फोन होता है और हर बार वो कोई काम बताता है। हर बार भाभी आत्मीयता से उत्तर दे रही है। क्या है ये सब? मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं इरिटेट होकर खींच ही पड़ूं, मगर भाभी हर बार पूरे पेशेंस के साथ बात कर रही हैं। कहीं कोई झुंझलाहट नहीं, कोई खींच नहीं। कमाल है, ठीक कहती है। सच कहती थी दीप्ति, आपके हाथ में के बने आलू के पराठों का कोई जवाब नहीं, रश्मि ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। सीमा ने लंच में आलू के पराठे, टमाटर की चटनी और खीरे का रायता बनाया है। दोनों साथ ही खाने बैठ गई हैं। अचानक किचन में रखा सीमा का मोबाइल बजा। सीमा उठने को थी कि रश्मि ने हाथ पकड़कर रोक दिया। अब चैन से खाना तो खा लो, ऐसा भी क्या, होंगे वही आपके पड़ोसी, बाद में कॉल कर लेंगे। सीमा कुछ अनमने भाव से वापस बैठ गई। मोबाइल कुछ देर बजकर चुप हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल फिर बजा। सीमा ने कसमसा कर रश्मि की तरफ देखा। नहीं, बजने दो, पहले आप खाना खाओ बैठकर, कहते हुए रश्मि ने एक हाथ से सीमा का हाथ पकड़ लिया। मोबाइल बजकर बंद हुआ, फिर बजा और बजता ही रहा। मोबाइल की घंटी मानो झुंझला झुंझला कर बज रही थी कि कोई तो उठाओ मोबाइल, और वही झुंझलाहट रश्मि के मन में भी हो रही थी। जब तक दोनों खाना खाते रहे तब तक मोबाइल की घंटी पार्श्व संगीत की तरह बजती ही रही। खाना खाकर रश्मि अपनी प्लेट किचन में रखने गई तो देखा कि भाभी का मोबाइल 15 मिस कॉल की सूचना दे रहा है। अजीब है ये भी, किसी की प्राइवेसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, यदि कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी बिजी है, कुछ देर बाद कॉल कर लो। ये भी क्या बात हुई कि दनादन एक के बाद एक कॉल करते ही जा रही है। रश्मि अंदर ही अंदर भुनभुना रही थी। बड़े शहरों में रहने वालों में इतना भी मैनर्स नहीं होता क्या? प्रत्यक्ष में कुछ बोल नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या बात। इतने में किचन प्लेटफॉर्म पर रखा मोबाइल फिर बजा। सीमा ने फुर्ती से अपने हाथ पोंछे और मोबाइल उठा दिया। हाँ भाई साहब, वो दीप्ति की सहेली आई हुई है ना, बस उसी के साथ खाना खा रही थी। मोबाइल यहाँ किचन में रखा था, आवाज ही नहीं आई रिंग बजने की। सचमुच में, सीमा ने कुछ शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा। जी, मुझे पता है आपको चिंता हो रही है, सीमा ने कॉल करने वाले की किसी बात का उत्तर दिया। नहीं, अभी तो नहीं। जी ठीक है, सीमा ने कहा और कॉल
डिस्कनेक्ट कर दिया। रश्मि को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद भाभी उससे नजरें चुरा रही है या किसी प्रश्न का उत्तर देने से अपने आप को बचा रही है। मुझे क्या पड़ी है, मैं कौन यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ? किसी के पर्सनल जीवन में मैं क्यों दखल दूं? मुझे तो बस 3 दिन रहना है और फिर वापस। मगर फिर भी कुछ तो अटपटा है, लग रहा है मुझे। रश्मि सोच में डूबी धीरे धीरे सौंफ का एक एक दाना हथेली पर से उठा मुख में रखती जा रही थी। चलो चलो उठो, अब तुम पढ़ाई में लगो, नहीं तो हम दोनों गप्पे मारने में बैठ गए तो तुम्हारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। कल परीक्षा दे लो, फिर रात को बैठकर हम खूब गप्पे लड़ाएंगे। सीमा ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो कहा, परीक्षा को लेकर रश्मि सारी तैयारी करके ही आई है, अब तो बस यूं ही उलट पलट कर देखना है। फिर भी अपने कमरे में आकर जब पढ़ने बैठी तो शाम तक पढ़ती ही रही, तब तक जब तक कि दीप्ति के भैया ऑफिस से नहीं आ गए। रश्मि, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं चाय पीने को, आ जाओ थोड़ी देर। अब छोड़ो किताबें, कहीं कल सिर ना दुखने लगे। सीमा की आवाज आई तो रश्मि किताबें रखकर उठ खड़ी। अरे बाप रे, कितनी शाम हो गई है, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला, इतना अंधेरा। आ जाओ, चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। भैया ने उसे आते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोले। चाय पीने के दौरान भी सीमा का मोबाइल 2-3 बार बजा और हर बार सीमा ने लगभग वैसे ही उत्तर दिए जैसे वो सुबह से रश्मि सुन रही है। जी भाई साहब, हाँ, अभी बच्चे नहीं आए हैं जी, मैं खिला दूंगी, मैं देख लूंगी उन्हें। रश्मि ने देखा कि भैया सीमा की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो चुपचाप अपने मोबाइल से खेलते हुए चाय पी रहे हैं। रश्मि यह सब देख करके बहुत चकित रह गई। उसे बड़ा अजीब लगा। दिन भर का थका हारा पति घर आया है, ऐसा भी क्या कि पति तो चुपचाप चाय पी रहा है और ये बातों में लगी है। रश्मि के अंदर की ननद सिर उठाने लगी, मगर फिर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अरे रात को क्या बन रहा है भाई? सीमा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो भैया ने पूछा। कुछ हल्का ही बनाऊंगी रात को, कल रश्मि की परीक्षा है, रात को हैवी खाना ठीक नहीं होगा। अरे शाम को मजेदार सब कुछ बनाऊंगी, क्यों रश्मि, ठीक है ना, लाइट? सीमा ने चाय के कप उठाते हुए उत्तर दिया। सीमा उठकर किचन में चली गई और रश्मि भैया से बतियाने लगी। दरवाजे की घंटी सुनकर सीमा किचन से निकली और टीवी के पास रखी चाबियां उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जी भाई साहब, बच्चे तो अभी तक आए नहीं, शायद देर से आएंगे, स्पोर्ट्स था ना। सीमा का स्वर दरवाजे के पास से आ रहा था। कुछ देर बाद सीमा दरवाजा बंद करके फिर से किचन में चली गई। भैया, रश्मि से रहा नहीं गया। क्या है ये सब, कौन है ये? भैया के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी भाभी ने तुमको कुछ बताया नहीं? नहीं तो। रश्मि को लगा कि उसका प्रश्न शायद गलत हो गया है। इतना कहकर भैया कुछ देर को चुप हो गए। हाथ के मोबाइल को टेबल पर रखा और चश्मा भी आंखों से उतार कर टेबल पर रख दिया। ये पड़ोस में रहते हैं, सुधाकर राव नाम है इनका, भैया ने कहना शुरू किया। जब इनके बच्चे छोटे थे तभी इनकी पत्नी चल बसी थी। तब से इन्होंने ही अपने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों की तरह पाला। बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। साल भर पहले जब यहाँ पड़ोस में रहने आए
तो हम लोग भी सहयोग करने लगे। ये ऑफिस जाते समय इसी प्रकार सीमा के पास घर की चाबियां छोड़कर चले जाते थे। बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से लौट आते, चाबी लेकर घर चले जाते। उसके बाद सीमा शाम तक कई बार चक्कर लगाकर देखती रहती कि बच्चों को किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। कभी बच्चों के लिए बाजार से कुछ लाना होता तो इनको फ़ोन करके बता देती, या इनका ही फ़ोन आ जाता तब बता देती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। बात को छोड़कर भैया कुछ देर के लिए रुके। ऐसे ही चल रहा था कि अचानक अभी महीने भर पहले इनके बच्चों के स्कूल ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और कहते कहते भैया ने बात को एकदम से बीच में ही छोड़ दिया और कुछ देर के लिए चुप हो गए। डॉक्टरों के अनुसार ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। अभी भी समझते हैं कि इनके बच्चे स्कूल से आएंगे। कहीं आ तो नहीं गए होंगे। आए तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं गए हों और बच्चे चाबी के लिए परेशान। बस यही सब सोचते रहते हैं और दिन भर सीमा को फ़ोन करते रहते हैं। कभी बच्चों के खाने की चिंता करते हैं तो कभी देर होने की और कभी कुछ और ही। सीमा अपने हिसाब से हैंडल करती रहती है। उसे परेशानी तो होती है, पर ठीक है, इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है। भैया का स्वर उदासी में डूब चुका था। सीमा हैंडल करती रहती है, इसके अलावा किया भी क्या जा सकता है। उनको लगता है बच्चे आएंगे, अभी देर शाम तक वो दरवाज़ा खोल करके इधर उधर घूमते रहेंगे और जानती हो, सीमा से आकर पूछेंगे कि कहीं यहीं तो नहीं आ गए। वो अभी भी इसी समय में जी रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे और विश्वास नहीं कर पा रहे कि कोई आएगा। नहीं, कोई नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी नहीं आएगा चाबी को लेने, कोई नहीं। रश्मि स्तब्ध अवस्था में बैठी हुई थी और भैया मानो अपने आप से ही बातें करते हुए बुदबुदा रहे थे। सुधाकर राव को पता ही नहीं कि बच्चे नहीं हैं। वो रोज उनका इंतजार करते हैं, रोज चाबी देकर जाते हैं और कई कई बार फोन करके पूछते रहते हैं, बच्चे आ गए, खाना खा लिया, क्या सो रहे हैं। यही सब बातें। सचमुच में और किया क्या जा सकता है। ये कहानी जिस तरह की है उसमें एक बार दिमाग में आ सकती है ये बात कि कोई साइकोएनालिस्ट से, किसी से इसका इलाज करवाया जाना चाहिए। जी, हमने देखा कि सुधाकर राव डॉक्टर से मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि वो उस पल से बाहर ही नहीं निकले हैं। और यहीं पर जो हमारा समाज है, जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हम हैं, हमारा परिवार है, यही उस चीज़ को भरता है, अपने धीरे धीरे सहलाते हुए, मानो एक जो घड़ा बनते बनते टूट गया है उसको एक बारी फिर से जोड़ करके बनाने की कोशिश करता है, एक शेप देता है। यही है समाज। समाज को ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने लिखा था कि ये कहानी हमसे सवाल करती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है ऐसे समय में, जबकि इतने लोग इतने तरह से परेशान हैं। उस समय क्या हम सब उनको छोड़ दें? कुछ तो करना चाहिए ना। हम मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक समय में रहते हैं, और इस पर हम सोचें, पंकज सुबीर को
बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। मेरा YouTube चैनल कथानटी सुमन केशरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे पेज डॉक्टर सुमन केशरी को लाइक करना, फॉलो भी करें, अच्छा लगेगा। तब तक सोचें कि हम कैसे मनुष्य बने।